हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फिर से नए क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये दूसरा कैपेसिटर है, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, और ये इन्फिनिटी तक जाने वाला है। इसलिए मैंने इसका नाम रख लिया है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, सारे कैपेसिटर की मैंने कैपेसिटेंस सेम ले ली है। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करो तो आप देखोगे एक सर्टेन सेगमेंट होगा जो कि रिपीट होता जा रहा है। कौन सा सेगमेंट? देखो ए से चलो, एक कैपेसिटर ये और ये वाला, फिर से देखो वो आ रहा है, वैसा ही आ रहा है, फिर से वैसा वो आ रहा है, फिर वैसा ही आ रहा है ना? दिख रहा है आपको? इसको एक सेगमेंट कर देंगे, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, और ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? देयर आर इनफाइनाइट सेगमेंट्स एंड वी नीड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ओके, डन। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो समझने पे गौर कीजिए। जैसे देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके क्रॉस आप जा रहे हैं तो कितने सेगमेंट हैं? तो कहेंगे इनफाइनाइट सेगमेंट है। उसकी सी इक्विवेलेंट मान लो ए एंड बी के क्रॉस जो सी इक्विवेलेंट होगी, सी ए बी है ना, उसको मैं लिख देता हूँ सी ई, और ये हमारा आंसर होने वाला है ना? ये हमसे पूछा गया है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। ओके, और उसको मैंने सी ई एक रख लिया, एक नंबर रख दिया, सी ई लिख दिया, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। ओके, ए एंड बी के क्रॉस। अच्छा, ए एंड बी के क्रॉस ऐसे कैसे, कितने सेगमेंट्स हैं? तो कहोगे इनफाइनाइट सेगमेंट्स हैं। अच्छा, अब एक और थोड़ा सा एक तरीका होता है सोचने का, उसको सोचते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एक्स रख लिया और यहाँ पे एक पॉइंट वाई रख लिया। अच्छा, यहाँ से ए से चला था, ए और बी के बीच में आगे के चले थे, तो कितने सेगमेंट थे? इनफाइनाइट। अब देखो, एक्स एंड वाई से सोचो, मान लो पीछे वाला है नहीं, कुछ भी नहीं है, एक्स एंड वाई, यहाँ से सोचो आप, ये एक्स है, ये वाई है, इसके आगे कितने सेगमेंट है? तो कहोगे सर इनफाइनाइट सेगमेंट में से एक कम, एक को मैंने पीछे छोड़ दिया। अच्छा, इनफाइनाइट में एक कम क्या होता है? इनफाइनाइट ही होता है। आप कहोगे सर कि एक्स एंड वाई के अक्रॉस जो है कितने सेगमेंट आ रहे हैं? तो कहेंगे इनफाइनाइट सेगमेंट ही आते हैं, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता, जिसको मैंने सी ई लिखा है, वही आंसर आएगा इफ आप एक्स एंड वाई के अक्रॉस बाकी के बचा हुआ सेगमेंट का आप निकालेंगे। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? एक्स एंड वाई के अबाउट जो बचा हुआ सेगमेंट है उसकी इक्विवेलेंट वही आएगी जो कि ए एंड बी के क्रॉस आएगी, क्योंकि ए एंड बी के क्रॉस हम लोग जा रहे थे तो कितने सेगमेंट थे? इनफाइनाइट। एक्स एंड वाई से आगे का सोचिए, पीछे का मान लो नहीं रहता, आगे का सोचते हैं, आगे के जितने में वो कितने होते हैं? आप कहते हैं इनफाइनाइट माइनस वन, तो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट ही तो होता है, इनफाइनाइट माइनस वन। ओके, तो आप कहेंगे कि एक्स एंड वाई के अबाउट जितने भी कैपेसिटर हैं ये सबको हटा दो, है ना? इन सब का इक्विवेलेंट हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो आप क्या रखेंगे? सर सी ई रख देते हैं, है ना? क्योंकि इसके अबाउट जो बाकी बचा हुआ है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड सी ए बी के अक्रॉस जो पूरा है उसका सी इक्विवेलेंट एक ही होगा। तो मैं यहाँ पे देखो इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। सी, क्या इसी को मैं सी इक्विवेलेंट अक्रॉस एक्स एंड वाई लिख सकता हूँ? कहेंगे यस, लिख सकते हैं। ओके, लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। और जिनको लॉजिक बिल्कुल ही नहीं समझ में आता, भाई ये एक स्टेप होगा, मैं हमेशा वैसे ही फॉलो करूँगा, आप वैसे करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा, आप भी खुश, मैं भी खुश। चलिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे? पॉज करके पहले तो ये डायग्राम बना लेना, है ना? डायग्राम बना लेना, क्योंकि मैं ये डायग्राम मिटाने वाला हूँ। ओके, तो हम लोग इस डायग्राम को मिटा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा कि एक्स एंड वाई पॉइंट के अबाउट, ये था हमारा एक्स पॉइंट और ये था हमारा वाई पॉइंट। एक्स एंड वाई के अबाउट जितने भी कैपेसिटर से सबको हटा दिया, तो जो बाकी सबकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आती? तो आप कहते वही आती, सी ई आती, है ना? सी ए एंड बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी? सी ई आएगी। एक्स एंड वाई का क्रॉस जो बचा हुआ था उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी? सी ई आएगी। सॉल्व करते हैं अभी। चलिए, एक्स एंड वाई के अबाउट आप देखो ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं? तो कहोगे पैरेलल में है। क्यों? कहोगे ये सी के अक्रॉस पॉइंट जो है वो एक्स एंड वाई के पॉइंट के अबाउट है, और ये जो कैपेसिटर है वो भी एक्स एंड वाई पॉइंट के अबाउट है। तो एक्स एंड वाई पॉइंट के अबाउट इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। पहले बताए क्या है? ये दोनों पैरेलल में है, तो मैंने लिखा सी अबाउट एक्स एंड वाई। याद करो पैरेलल में क्या करते हैं? सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, इन दोनों को ऐड कर लो, आप लिख देते C प्लस CE।
अब आपको कहना हो कि एक्स वाई पॉइंट के अबाउट इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रखना है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर C प्लस CE होनी चाहिए। चलो हटा देते हैं इसको भी, आप तो रुक के पॉज करके वीडियो बनाते चले लिखते चले जाओ नोट्स में नेक्स्ट डायग्राम के फॉर्म में। तो मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने कहा कि वो जो x एंड y पॉइंट था, x एंड y पॉइंट था, इसके अबाउट उन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो मैं किसका रखूँगा, तो आप कहेंगे सर आप तो रख दो C प्लस CE वाला। ओके चलिए अब देखो A एंड B पॉइंट के बीच में देखो ये C, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर कैसा है, तो कहोगे कि ये दोनों कैपेसिटर तो सर ये दोनों कैपेसिटर तो सीरीज में है ना, ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों कैपेसिटर तो सीरीज में। क्यों सीरीज में, तो कहेंगे बीच में कोई जंक्शन ही नहीं सर, है ना, देयर इज नो जंक्शन, ये तो डायरेक्ट एक वायर से कनेक्टेड है। इस यहाँ से कोई तीसरा निकल रहा होता ना, एक वायर होती उससे कुछ और जुड़ा होता, तो आप कहते वहाँ जंक्शन ही, यहाँ जंक्शन नहीं है, तो आप कहेंगे ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है। अच्छा बताओ सीरीज में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या पड़ा था, 2 है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद करो सीरीज में C इक्विवेलेंट क्या पड़ा था आपने, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला पड़ा था। चलो C1 क्या है यहाँ पे, मान लो इसको C1 बोल दिया तो वो C है, C2 क्या है, ये है, तो लिख दिया C प्लस CE अपॉन C1 प्लस C2 मीन्स C प्लस CE ऐड कर लिया। ये क्या होगी C इक्विवेलेंट अक्रॉस व्हाट पॉइंट, A एंड B, है ना, ये क्या होगी C इक्विवेलेंट अक्रॉस विच पॉइंट, A एंड B, है ना। इजंट इट CAB की वैल्यू CE होनी चाहिए थी, हाँ होनी चाहिए थी, तो CAB की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग C। ओके यहाँ तक समझ में आया। आई गेस हमारा अननोन क्या है, CE तो अननोन है, ये तो निकालना हमें। क्या यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या आप निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप कर लेना खुद से। तो CE इज इक्वल टू, इन दोनों को कर लो C² प्लस C इंटू CE अपॉन 2C प्लस CE, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ, चलो आपके लिए मेहनत इतनी तो कर ही सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2C इंटू CE प्लस CE इंटू CE स्क्वायर इज इक्वल टू C² प्लस C इंटू CE, सॉरी CE। ओके चलिए यहाँ तक क्लियर आपको। आगे देखो सबको राइट में ले आओ, सबको राइट में ले आओ, तो ये हो गया CE², इसको रख लिया। ये C इंटू CE इधर आएगा तो माइनस में आ जाता, तो वो हो जाता माइनस C इंटू CE, है ना, इसको इधर ले आया। और ये इसको इधर ले आओ तो माइनस C² हो जाता, इज इक्वल टू क्या बचा, 0 बचा। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, कहेंगे हाँ दिख रहा है सर, मुझे तो दिख रहा है ये वाला क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सॉरी ये यहाँ प्लस हो जाएगा ना, 2CE माइनस 1CE, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, यस। तो आप क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं CE के लिए, यस। माइनस B प्लस माइनस कर सकते हो आप, मैं करूँ या रहने देता हूँ, मैं रहने देता हूँ ना, आप पॉज करके वीडियो को इसको सॉल्व कीजिए। मेरे हिसाब से जब CE को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा माइनस C प्लस माइनस, ओके, माइनस C प्लस माइनस C √5 अपॉन 2। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ गया, तो आप बताओ इसके कितने सॉल्यूशन मिले CE के, 2 सॉल्यूशन मिले। मैथमेटिकली कितने सॉल्यूशन मिले इसके, कहेंगे 2 सॉल्यूशन मिले। क्या इन दोनों ये दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे वैलिड है, तो आप कहोगे नहीं ये दोनों सॉल्यूशन तो वैलिड नहीं है। कौन सा वैलिड नहीं होगा, ये माइनस वाला वैलिड नहीं रहेगा। आप माइनस ले लोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या कैपेसिटेंस नेगेटिव होती है हमारे लिए, फिजिकली नहीं होती है, तो हमें कौन सा आंसर लिखना होगा, तो मैं कहूँगा सर CE की वैल्यू तो आ जाएगी माइनस C प्लस C √5 अपॉन 2। ओके कौन सा नहीं होगा, कहोगे सर ये माइनस रहता, माइनस वाला जो सोल्यूशन होता है ये पूरा का पूरा माइनस हो जाता, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो माइनस में होगा नहीं, ठीक है। तो कौन सा आंसर रहेंगे हम लोग, प्लस वाला, और ये हमारा आंसर हो जाता इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर एक स्टेप में मैंने देखो डायग्राम मिटाता चला गया। आप क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाएंगे, जब मिटा लिया, मिटा के दूसरा डायग्राम बनाया उसको फिर से बना लो, फिर उसको मैंने कुछ और मिटा के फिर तीसरा डायग्राम बनाया उसको नेक्स्ट डायग्राम बना लो, है ना। क्योंकि आप तो ऐसा नहीं करोगे ना, पेन से बना के मिटाते जाओगे, तो बोर्ड पे मेरे पास ये कंफर्ट होता है, आपके पास ये बोर्ड पे कंफर्ट नहीं होता है। ओके आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको पॉज करके आप लिख लो।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फिर से मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। मैंने ये इस पॉइंट को ए लिख दिया, इस पॉइंट को बी लिख दिया। अब देखो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो सेगमेंट जो रिपीट हो रहा है वो दूसरे तरह से हो रहा है, दूसरे तरह से हो रहा है, राइट। देखो यहाँ पे 1 माइक्रोफराड, फिर 2, 1 2 1 2, ऐसे कितने सेगमेंट आते जाएंगे, इनफाइनाइट सेगमेंट आते जाएंगे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड टिल इन्फिनिटी। तो फिर से सेम ही लॉजिक लगाना है। पहले तो सेगमेंट को पहचान लो भाई, कौन सा सेगमेंट है। तो मैंने देखा ये फर्स्ट सेगमेंट 1 और 2 वाला है, इसको भाई छोड़ के इसको मैं लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को लिख लेता हूँ x एंड इस पॉइंट को लिख लेता हूँ y, ओके। अब सोचो ए एंड बी के क्रॉस कितने ऐसे सेगमेंट हैं, तो इनफाइनाइट सेगमेंट है। फिर से लॉजिक देखो सेम जाएगी, है ना। मान लो पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, दूसरे में लोगों को समझ में आता है, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। इसलिए तो हम लोग इतने क्वेश्चन कर लेते हैं क्लासेस में कि समझ में फाइनली आ ही जाता है, ओके ये इस क्वेश्चन का यही स्टेप होता है, ठीक है। वही देखो मैं यहाँ पे मैंने कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, ये एक्स एंड वाई पॉइंट के अबाउट। अब मैं देखता हूँ 1 2 1 2 1 2 कितने सेगमेंट होते हैं। आप कहते हैं सर एक सेगमेंट आपने छोड़ दिया, तो ये पहले इनफाइनाइट थे, अब कितने सेगमेंट हो जाएंगे एक्स एंड वाई के आगे, है ना। तो कहोगे इनफाइनाइट -1 मीन्स इन्फिनिटी -1, तो कितने होंगे, इन्फिनिटी तो होगी, इन्फिनिटी -1 मतलब इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स एंड वाई के अबाउट भी इनफाइनाइट सेगमेंट्स हैं, ए एंड बी के अबाउट भी इनफाइनाइट सेगमेंट है। तो ए एंड बी के क्रॉस जो सीक्वेलेंट होगा वही एक्स एंड वाई के अबाउट होगा आगे के पोर्शन का ना, इसके आगे के पोर्शन का सीक्वेलेंट वही होगा जो कि ए एंड बी के अबाउट होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इफ़ मैं ऐसा लिखता, कि मैं ऐसा लिख देता, एक मिनट, सी ए बी ऐसा लिख देता, इसकी वैल्यू मैंने सी ई लिख दी, लेट मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी सी ई है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई के अबाउट भी क्या होगा, सी ई होगा। लॉजिक से एक्स वाई के अबाउट भी क्या होगा, सी ई होगा। किसका, एक्स वाई के बाद वाले सब जो हैं, मतलब एक्स वाई के बाद वाले सबको मिटा लेता हूँ मैं, और सबको मिटाने के बाद एक कैपेसिटेंस रखना हो तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रखेंगे, तो आप कहेंगे सी ई रखेंगे, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, एक्स वाई एक सेगमेंट को छोड़ के बाकी सबको मैं हटा देता हूँ, ओके। अच्छा, आप तो पॉज करके लिख ही लिए होंगे, ये डायग्राम बना लिए होंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए भाई ये भी उड़ा लो, ओके। चलो ध्यान समझो, यहाँ पे पॉइंट था हमारा x, यहाँ पे पॉइंट है हमारा y। x एंड y के अबाउट में मैं सबको हटा दिया और एक कैपेसिटर रखना होता तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखनी होती, सी ई लिखनी होती, और सी ए भी क्या होगा, सी ई है। तो मुझे सी ई निकालना ही हमारा एम इस क्वेश्चन में भी, है ना, जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये 2 एंड ये सी आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है। आप कहोगे सर 2 एंड सी के बीच में कोई जंक्शन तो नहीं दिख रहा है, पक्का 100% है, कोई जंक्शन नहीं दिख रहा है। बिकॉज 2 एंड सी के बीच में कोई जंक्शन नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये दोनों किस में है, तो कहोगे ये दोनों तो सीरीज में है। और सीरीज में सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलो लिख लें हम लोग, ओके। तो ये किस दो पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूँ भाई, देखो देखो ध्यान से, इफ़ ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए ही हो जाएगा, और ये बी है तो एक्चुअली वाई ना लिख के मैं बी लिख देता तो भी मेरा काम चल जाता। चलो ए एंड बी के अक्रॉस ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, तो आप कहोगे ये दोनों कैपेसिटर किस में हैं, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था भाई, सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ओके। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है C1 इंटू C2 मीन्स 2 प्लस CE अपॉन 2 इंटू सी अपॉन 2 प्लस सी, ओके। तो ए एंड बी के अक्रॉस इन दोनों कैपेसिटर को का सी इक्विवेलेंट ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को हटा के आपको ए एंड बी के अक्रॉस एक कैपेसिटर रखना है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। चलो मैं हटा लेता हूँ, अब पॉज करके तो इसको वीडियो बना ही लिया, और सॉरी नोट में लिख ही लिया होगा आपने, ओके। इन दोनों को मैं हटा के, इन दोनों को हटा के मैं एक कैपेसिटर रखना है तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होनी चाहिए ये, ओके। रख देते हैं वो, मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने उसको हटा के एक कैपेसिटर रखना है,
मैंने उसको रख दिया कि ये सी इक्विवेलेंट वाला, ये वाला मैंने यहाँ रखा है। चलो ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक एंड दूसरा ये है ना, दो कैपेसिटर हैं, दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में, सोच के बताओ, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आप कहोगे सर ये जो 1 माइक्रोफैराड दिख रहा है वो ए बी के अक्रॉस है ना, क्लियर है। आप कहोगे सर ये ए जो है यहाँ से तो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है तो कनेक्टिंग वायर जब तक चलता जाता है आप सेम ही पॉइंट लिख सकते हो, तो आप इसको ए पॉइंट लिखो तो इसे भी ए पॉइंट लिख सकते हो, राइट। अच्छा यहाँ देखो बी पॉइंट है, फिर से कनेक्टिंग वायर चल रहा है, ठीक है, तो इसे आप बी लिखा है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, राइट। कैन वी से दैट दीज टू कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स, यस। और जब भी दो कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस होता है तो वो कैसा होता है, तो आप कहते हैं वो दोनों पैरेलल में होता है, यस। पैरेलल में होता है तो इन दोनों कैपेसिटर का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो आप क्या करते हैं, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता था, C1 + C2, दोनों को ऐड कर दो। मतलब A एंड B के अक्रॉस इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो A एंड B के अक्रॉस इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये क्या हो जाता है 1 + C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या था, ये था, हम लोग लिख देते 2 × CE/2 + CE। क्लियर आपको यहाँ तक। चलिए इन दोनों को हटा के एक रखते तो वही हो जाता, इन दोनों को हटा के एक रखते वही तो हो जाता क्या, C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। अच्छा C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B की वैल्यू क्या आती है, CE होती है, और वही हमारा आंसर भी होने वाला है। तो CAB को मैं मिटा के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, CE लिख लेता हूँ, और हमारा आंसर क्या होने वाला है, CE। क्या आपको समझ में आ रहा है कि सॉल्व हो जाएगा आपका, एक ही क्वेश्चन है, एक ही इक्वेशन है, एक ही अनुमान है, आराम से क्वाड्रेटिक यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूँ क्वाड्रेटिक ला के, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा LCM लेना आता होगा आपको, आप तो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो, बाद में मैच कर लो, ठीक है। चलो इसको मैंने लिख दिया CE = इसको देखो 2 + CE + 2CE/2 + CE। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो उधर गया तो हो गया 2 × CE + CE⁻², = 2 + 3CE। ओके, सबको लेफ्ट में ले आओ तो ये हो जाता CE⁻², ये माइनस आ जाता तो -CE -2 = 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। ओके, सॉल्व कर लेंगे, यस। CE सॉल्व मैं कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ, आप सॉल्व करके रोक के सॉल्व कर लो। इसका आप सॉल्व करोगे तो दो आपको आएंगे सॉल्यूशन, 2 और -1। क्या आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे, 2 और -1, 2 और -1। क्या -1 CE इक्विवेलेंट हो सकता है, तो कहोगे नहीं सर -1 नेगेटिव वाला तो होगा नहीं। इस मैथमेटिकली इसके दो सॉल्यूशन हैं, बट फिजिकली इसके एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, विच इज़ 2। तो हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B विल बी 2, और यूनिट क्या ली थी याद करो, माइक्रोफैराड, तो मैंने लिखा माइक्रोफैराड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 माइक्रोफैराड। ओके, चलिए इसको पॉज करके पूरा लिखो फटाफट। चलिए अब हम लोग इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम का थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये भी वैरायटी आपको बुक्स में मिल जाएगी। तो हम लोगों को फिर से निकालना है C इक्विवेलेंट अक्रॉस पॉइंट A एंड B। तो देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट लैडर मैंने नाम ही रख दिया, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखो सेगमेंट कैसे है, 1 2। अब ये 1 2 नहीं है, ये 1 2 है तो ये 2 4 है, और ये 4 8 है, मतलब 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट सेगमेंट में 2 के फैक्टर से और मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना। ऐसे 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होके ये आगे चलता चला जाएगा। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, इसको समझते हैं, लॉजिक को समझने का स्टार्ट करते हैं, और फिर एंड में देखेंगे 2-4 स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करेंगे, अपने आप आंसर आ जाता है, उसका भी टेंशन नहीं है ना। तो मैं सारी वैरायटी करा ही दूंगा, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं रहता है। ओके, चलो करते हैं। चलो भाई इसको कैसे सोचते हैं, फिर से XY, पहले सेगमेंट को आप भूल जाओ, पहला सेगमेंट ये था, दूसरा सेगमेंट ये था, तो पहले सेगमेंट के बाद कि इन दोनों पॉइंट को मैंने X एंड Y लिख दिया, हर एक जगह ऐसा किया। अब सोचो कि A एंड B के क्रॉस आप लेते तो कितने सेगमेंट थे, 1 2 3 4, ऐसे इनफाइनाइट सेगमेंट होते।
एक्स एंड वाई के बाद आप सोचते तो 1 2 एक ही सेगमेंट छूटा है, तो कहते हैं इनफाइनाइट -1 होता, सर वो भी तो इनफाइनाइट ही हो जाता। आप कहते हैं एक्स वाई के आगे में जितने भी सेगमेंट हैं उसका टोटल काउंट तो इनफाइनाइट ही ले लेंगे। ठीक है यहाँ पर दूसरी बात, अब जैसे देखो समझो, ये थोड़ी सी बात, एकदम छोटी सी बात है, ए एंड बी के क्रॉस आप लेते तो 1 2 से शुरू होता, बट एक्स वाई के बियॉन्ड लेंगे तो इनफाइनाइट सेगमेंट तो आएंगे, बट वो कैसे शुरू हो रहे हैं 2 and 4 से। मतलब ए एंड बी के क्रॉस लेंगे तो 1 and 2 से सेगमेंट, पहला सेगमेंट 1 and 2 से बना हुआ है, और एक्स एंड वाई के आगे सोचते तो पहला सेगमेंट 2 and 4 के अबाउट बना है। इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है भाई, कि ए एंड बी के क्रॉस, इफ ए एंड बी के क्रॉस, एक मिनट, ए एंड बी के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीई लिखना चाहते हैं, ए एंड बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या लिखना चाहते हैं, सी लिखना चाहते हैं, तो एक्स एंड वाई के अक्रॉस आगे है ना, इसके पीछे को छोड़ के एक्स एंड वाई के बियॉन्ड है ना, इसके आगे, इस 2 4 से आगे बढ़ के है ना, इन सबको मतलब 2 and 4 इंक्लूडेड है, 2 4 आगे, ठीक है, इसके आगे उनका सीक्वेलेंट आपको लिखना पड़ता 2C डबल हो जाता। बस यही पे एक बात है, इफ ए एंड बी के क्रॉस सीक्वेलेंट यहाँ पे C है तो एक्स वाई के क्रॉस ये 2C हो जाएगा। अच्छा, ये 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2C, मान लो ऐसे लिख देता, लेट 1 2 है और यहाँ पे 3 6, ठीक है, 9 18, मतलब 3 के फैक्टर से हो रहा होता तो C एक्स वाई क्या लिख लेते 3C। तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई होता जा रहा है उस फैक्टर को यहाँ रख देंगे। और ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा गया था, है ना, बड़ा ऑब्वियस सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको लॉजिक काम आता है फटाफट सॉल्व कर लेता। चलो आगे बढ़ जाए, अब तो बड़ा सिंपल है, एक्स एंड वाई के अबाउट बाकी सबको हटा लो और उसके जगह क्या लिख दो 2C लिख दो, है ना, एक्स वाई के आगे के सारे को हटा लो हटा लो हटा लो। अच्छा, आप नोटबुक पे ऐसे मिटा उठा मत लेना, ठीक है, आप तो बना लेना। तो एक्स एंड वाई के अबाउट जितने भी यहाँ के बाद जितने भी थे सबको हटा के एक कैपेसिटर रखना है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या लिखोगे आप कहोगे, उसकी कैपेसिटेंस लिखेंगे 2C। ओके, अब बड़ा सिंपल है। अब देखो ये 2 एंड ये 2C, ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है? आप कहोगे सर 2 and 2C के बीच में तो कोई जंक्शन नहीं दिख रहा है मुझे, इसका मतलब ये सीरीज में तो है। हाँ, ये दोनों आपस में सीरीज में है। अच्छा, सीरीज में फॉर्मूला क्या होता था सीक्वेलेंट का, याद करो, C1 C2, मतलब C1 2 है, C2 क्या है 2CE है, अपॉन C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 2C। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कैपेसिटर को आप हटाओ। अच्छा रुक जाओ, पहले पॉइंट वन पे लिख देता हूँ, नहीं तो आपको ये A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है। A एंड B के क्रॉस इन दोनों को हटा के आपको एक कैपेसिटर रखना हो तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, राइट। तो मैं वही करता हूँ कि भाई इन दोनों को हटा लेता हूँ, इन दोनों को मैं हटा लेता हूँ। ओके, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और लॉन्ग टर्म आपको रिटेन होता है। तो उन दोनों को हटा के मुझे एक कैपेसिटर लगानी थी ए एंड बी के क्रॉस में, तो वो मैं लगा लेता ये वाला यहाँ पे। ओके, अब आगे बोलते हैं भैया बताओ, अब बताओ कि ये जो 1 माइक्रोफराड है और ये C इक्विवेलेंट जो है, ये इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है, पैरेलल में, सीरीज में, क्या है सोच के बताओ। तो आप कहोगे सर ये पॉइंट A लिख दिया तो ये तो कनेक्टिंग वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसको भी A लिख देते हैं। अच्छा, ये A लिखा, इस साइड को A लिख सकता हूँ क्या? नहीं, बीच में कैपेसिटर आ गया, कनेक्टिंग वायर जहाँ तक रहा सेम नाम रखते हैं हम लोग, है ना। देखो ये B है तो कनेक्टिंग वायर है, तो इसे भी B लिख दोगे आप, राइट। आप क्या कहोगे, ये दोनों कैपेसिटर सर एक ही कॉमन पॉइंट के अक्रॉस है, और कॉमन पॉइंट के अक्रॉस जब कैपेसिटर होते हैं तो आप इसको किसमें क्या कहते हैं, पैरेलल में। तो आप कहेंगे ये 1 माइक्रोफराड एंड C इक्विवेलेंट आपस में क्या है, पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, किसके अक्रॉस निकालने, AB के अक्रॉस, तो AB के अक्रॉस इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रखना है, एक कैपेसिटर रखना है, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होनी चाहिए? तो कहते हैं सर पैरेलल में तो C1 प्लस C2, मतलब दोनों को ऐड कर लेते, 1 प्लस C इक्विवेलेंट का मतलब ये क्या हो जाता है भाई, 4CE अपॉन 2 प्लस 2C। ओके, चलिए CAB की वैल्यू क्या है भाई, CAB की वैल्यू मैंने CE लिखा हुआ है, लिख दिया CE
इज इक्वल टू 1 प्लस 4CE अपॉन 2 प्लस 2CE। आई होप CE आ जाएगा, और CE तो निकालना आपको, C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B निकालना है, तो वो आंसर क्या होगा, CE आएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके CE की वैल्यू निकालिए, फटाफट फटाफट निकालिए। मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो C का फिर से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए तो दो सोल्यूशन आएंगे। तो एक सोल्यूशन आएगा 1 प्लस रूट 2 और दूसरा सोल्यूशन आएगा 1 माइनस रूट 2 माइक्रोफैराड। बताइए क्या दोनों सॉल्यूशन ट्रू हैं यहाँ पे, या एक ही सॉल्यूशन राइट है? तो आप कहोगे सर 1 माइनस रूट टू तो 1.414 होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो नेगेटिव होगी नहीं। तो भाई ये जो सॉल्यूशन मैथमेटिकल सॉल्यूशन है 1 माइनस रूट 2, इसको आप डिस्कार्ड कर दोगे और हमारा आंसर ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2। यूनिट का ध्यान रखते हैं, मैंने यूनिट पहले से क्या लिखे, माइक्रोफैराड, तो इसकी भी यूनिट लिख दिया माइक्रोफैराड। तो ये हमारा आंसर हो जाता 1 प्लस रूट 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिए आप, है ना, और बार बार रिवाइज़ कीजिए ना चीज़ों को। आप हमेशा नोट्स में लिखते जाइए और उसको रिवाइज़ कीजिए, और रिवाइज़ करने वक्त लगे कि नहीं यार कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तो फिर से वीडियो को रिवाइड कीजिए, फिर से देख लीजिए उसे। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है, मतलब जितनी वैरायटी अपने को कवर करना ही है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिया। यहाँ पे देखो A एंड B पॉइंट के क्रॉस हम लोगों को C इक्विवेलेंट निकालना है। फिर से ऊपर से शुरू करते हैं। ये ऊपर वाला जो रो है, इस फर्स्ट जो लाइन है उसमें एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है। फिर सेकेंड लाइन में देखो 2 कैपेसिटर है, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस 1 ही है। पहले में 1 था, दूसरे में 2 कैपेसिटर हैं 1 वाले, तीसरे में 4 हैं और सब 1 वाले हैं, चौथे रो में 8 कैपेसिटर हैं सब 1 वाले, फिर 16 हैं। ऐसे चलते जाएगा। कब तक जाना है? इन्फिनिटी। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सेगमेंट हैं यहाँ पे। ओके, अब आपको पता करना है A एंड B के अक्रॉस C इक्विवेलेंट। तो भाई साहब कैसे निकालते हैं? तो याद करो सीरीज में मैंने आपको बताया था, इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज हो, ठीक है, उस केस में आप C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। तो सब आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, इसका मतलब सबकी कैपेसिटेंस मान लो C है, तो कितने हैं? n है, तो उस जगह आप लिख देते C/n। C इक्विवेलेंट क्या हो जाती? C/n। ये मैंने सीरीज वाले में लिखा गया भी है, कैसे आया ये भी बता दिया, बड़ा सिंपल सा था। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? C/n। इसी को हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे और बच्चों वाली बात है। चलिए भाई साहब, तो देखो ध्यान से समझो एक बात। पहले तो मैं ये A है, तो देखो यहाँ से कनेक्टिंग वायर जा रहा है, इसे भी आप A लिख दोगे, इसे भी अब आप A लिख दोगे। ये भी कनेक्टिंग वायर, देखो कनेक्टिंग वायर A है ना। वैसे यहाँ देखो ये B है, कनेक्टिंग वायर है तो इसे भी B लिख दोगे, कनेक्टिंग वायर है तो B, देखो कनेक्टिंग वायर है B और B। एक एक को सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करते तो ये क्या हो जाता? 1 एक ही है। A एंड B के क्रॉस ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है? आप कहोगे सर ये वाला कैपेसिटर तो सीरीज में है। क्यों सीरीज में? क्योंकि बीच में जंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या नहीं है? जंक्शन नहीं है। तो ये 1 एंड 1 क्या हो गया? सीरीज में हो गया। अच्छा, इन दोनों को हटा के आपको एक कैपेसिटर रखना हो, चलो मैं इसका अलग से डायग्राम भी बना देता हूँ यहाँ से। चलो ऊपर वाला तो एक ही था तो मैंने एक रहने दिया 1 वाला। इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना है, दोनों आइडेंटिकल सीरीज में है तो 1/n। कितने कैपेसिटर यहाँ? 2 हैं, तो आप लिख देते C की जगह 1/n की वैल्यू क्या है? 2, तो 1/2। तो उन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक कैपेसिटर रखना होता, उसकी C इक्विवेलेंट क्या लिखते? हाफ। ओके, चलिए नीचे आते हैं। तीसरे वाले रो में कितने हैं ऐसे? 1 2 3 4। बताओ ये चारों आपस में सीरीज में है या नहीं है? क्योंकि हाँ है सर। देखो इन दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन है, इन दोनों के कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन है, इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है। तो आपको वो A एंड B पॉइंट के बीच में इन चारों को हटा के एक कैपेसिटर रखना है, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? चारों को सीरीज कॉम्बिनेशन ले लो। चारों आइडेंटिकल कहें क्या? हाँ 1 1 1 1 वाले चारों आइडेंटिकल है, तो 1 अपॉन कितने कैपेसिटर हैं? 4, तो 1/4।
मीन्स इन चारों कैपेसिटर को हटा के आप एक कैपेसिटर रखेंगे, उसकी कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे 1/4 लिखेंगे। चलो 1/4 लिख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले में क्या लिखते? 8 है तो 1/8 है ना, फिर 1/16, ऐसे ऐसे चलता चला जाता टिल इन्फिनिटी। ओके, टिल इन्फिनिटी। 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन। ठीक है, ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस। अब ये सोचो, ये सब ए है तो सब ए है, ए है, ए है, ए है, ये वाला बी था तो ये बी है। बच्चों वाली बात है ये सब, एकदम बड़ा सिंपल सी बात है। ये बी है, क्यों लिखा बी? क्योंकि सब कनेक्टिव वायर से कनेक्टेड है। अब बताओ यहाँ जो चार मैं जितने भी कैपेसिटर आने वाले हैं वो सब कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है? तो आप कहोगे सर ये जो कैपेसिटर है वो ए एंड बी के क्रॉस है, ये वाला कैपेसिटर जो हाफ वाला है वो भी ए एंड बी के क्रॉस है, ये वाला भी ए एंड बी के क्रॉस है, ये वाला भी ए एंड बी के क्रॉस है, नेक्स्ट वाला भी ए एंड बी के क्रॉस होगा, सब ए एंड बी के क्रॉस है, यानी सब कैसे हैं? तो कहेंगे सर पैरेलल में है ना। पैरेलल की डेफिनेशन तो बच्चों आपको रट ही गई होगी, है सबको रट गया होगा। पैरेलल क्या होता है कि भाई दो कैपेसिटर इफ़ आपस में कॉमन पॉइंट्स के क्रॉस लगे हुए रहें तो आप कहते हैं वो पैरेलल में है। तो ये सब पैरेलल में है। और पैरेलल में इक्विवेलेंट होता क्या था? याद करो, C1 + C2 + C3 + C4 जितना है सब। तो पहला क्या है? C1 1, दूसरा क्या है? हाफ, तीसरा क्या है? 1/4, चौथा क्या है? 1/8, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। इफ़ आपने इतनी मैथ्स नहीं पढ़ी है तो मैं हेल्प नहीं करूँगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। इसका आंसर होता है 2 माइक्रोफैराड। और ये 2 माइक्रोफैराड मान लो किसी को नहीं आता, इफ़ नहीं आता है तो प्लीज़ मैथ्स के सर को पकड़ो। ठीक है, मैं सिंपल है, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसका आंसर होता है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिए। ये वैरायटी भी हमारी यहाँ पे हो गई। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो। चलो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख के तो बहुत सारे बच्चे इसमें डर जाते हैं। इसमें जो भी कैपेसिटर बनाया है लिखा हुआ है सॉरी, तो सब आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और सबकी कैपेसिटेंस सी है। और कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, और मुझे पता करना है ए एंड बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको देख के ज़्यादातर बच्चे डर जाते हैं। और इसमें एक चीज़ इन्वॉल्व है विच इज़ कॉल्ड एज सिमेट्री, जो कि सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे लेकिन बिल्कुल एंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि सिमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन जेई में भी आईआईटी में नहीं पूछता है, तो मेडिकल मेंस तो छोड़ ही दीजिए आप। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कुछ छोड़ते नहीं हैं। हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग इतना 2 साल मेहनत करते हैं, क्यों छोटी मोटी बातें छोड़ दे, सबको पढ़ लो। ठीक है, ताकि ज़रा सा भी ऑप्शन ना हो कि एक भी क्वेश्चन छूटे आपका। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सिमेट्री का वो स्टेप मैं यहाँ बताता हूँ, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन को फिर से आप आके कीजिए। जब आप सिमेट्री के लेक्चर्स ख़त्म कर दीजिए, सिमेट्री सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख जाइए, फिर से इस क्वेश्चन पे आके फिर से देखिए। मैं वो सारे स्टेप बता रहूँगा जो इसमें इन्वॉल्व है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, सिमेट्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका क्या होता है, जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। और इसका आइडिया कैसे लगेगा कि ये सिमेट्री वाला है? तो एक आइडिया होता है ना कि बहुत सारे हैं और सब की कैपेसिटेंस सेम है, तो थोड़ा बहुत एक हिंट आ जाता है कि शायद यहाँ पे शायद यहाँ पे सिमेट्री है। आप क्या करो, ए एंड बी पॉइंट को मन में मिला लो और इसको मान लो ये मिरर है। इसको ए एंड बी को मिला लिया और इसको क्या मान लिया? मिरर है। क्या इस मिरर में इधर जो इमेज है उधर भी वही इमेज है? नहीं है, उधर तो कुछ है ही नहीं। तो पहली सिमेट्री ऐसी होती है, ए एंड बी को मिरर मान के। दूसरी सिमेट्री कैसे देखते हो? वो तो यहाँ पे है नहीं, वो वाली सिमेट्री। दूसरी सिमेट्री कैसे देखते हैं? इन दोनों को मिला लिया और फिर इसके बाइसेक्टर पे, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन देखो, ए एंड बी को मिलाने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उससे एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा। ठीक है, और इसका देखा, अब इस लाइन के अलॉन्ग देखे सिमेट्री है या नहीं। तो आप कैसे देखते हैं सिमेट्री? इसके उधर जैसा सर्किट है क्या एग्जैक्टली इसके इधर भी वैसा ही सर्किट है? चेक करो, इस लाइन के उधर जो सर्किट है क्या इस लाइन के इधर एग्जैक्टली सेम सर्किट है, या एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? मतलब इस लाइन को प्लेन मिरर मान लो। ठीक है, तो देखो क्या इसका इमेज वो है? इमेजिन करना होगा। तो मेरे हिसाब से तो है ना। आप मिरर बना लेते, यहाँ प्लेन मिरर बना लेते तो इसका इमेज वो हो जाता, इसका इमेज वो हो जाता, इसका इमेज वो हो जाता, है ना, इसका इमेज ये, इसका इमेज वो, एक्सेट्रा। तो आप कहते हैं कि ये दूसरे टाइप की सर सिमेट्री है।
अच्छा, दूसरे टाइप की सिमेट्री होने से क्या फ़ायदा होता है? ऐसे मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया लाइन, इसके अबाउट सर्किट दो टुकड़े में बट गया और दोनों टुकड़ा एक दूसरे का मिरर इमेज हो गया। तो ऐसे सिमेट्री में होता क्या है कि जो भी कैपेसिटर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं उसमें चार्ज सेम होगा। जो भी कैपेसिटर आपस में मिरर इमेज है उसमें क्या सेम होगा? चार्ज सेम होगी। ठीक है, कैसे करके देखते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, एडवांस वाले बच्चे इसको देखिए ना, मेंस वाले बच्चे देख सकते हैं, देख लीजिए, मेडिकल वाले स्किप कर दीजिए। ये सिमेट्री और इनफाइनाइट वाले आपको नहीं आते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको इनफाइनाइट मैंने बना लिया। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। इसको मिरर मान लिया तो है ना, एक दूसरे का मिरर इमेज, दोनों में चार्ज सेम हो जाएगा। मीन्स इस प्लेट पे मान लो +Q चार्ज है तो इसके इस प्लेट पे +Q चार्ज होगा। अच्छा, यहाँ पे +Q है, इसमें +Q है, इसके सामने वाले प्लेट पे क्या चार्ज होता है? -Q। याद है, आमने सामने के सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्जेस होते हैं। वैसे यहाँ पे +Q है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? -Q हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? चलो बढ़िया है। अब ध्यान से देखो कि इन दोनों में चार्ज सेम है, इसमें चार्ज सेम है, तो इसमें कितनी चार्ज आएगी? गौर से देखो, गौर से देखो। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई चार्ज आनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? तो आप बना लेते आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। फिर आगे बना लेते ऐसा वाला आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। दो आइसोलेटेड सिस्टम बना लिया। चलो यहाँ पे भी बोलते सर इस प्लेट पे +Q है तो इस प्लेट पे -Q होता और इस प्लेट पे +Q होता, इस प्लेट पे -Q। मैंने फिर से क्या बोला मैं बता देता हूँ, है ना। वी हैव एनफ टाइम, राइट। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया ऐसा, देखा ऊपर की सर्किट नीचे की सर्किट आपस में मिरर इमेज है या नहीं है? कहे हैं। इफ़ है तो जो भी कैपेसिटर आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है उसमें चार्ज सेम होगा। जैसे इस कैपेसिटर में चार्ज +Q है ऊपर वाले प्लेट पे, तो इसके ऊपर वाले प्लेट पे +Q चार्ज होगा। मीन्स कैपेसिटर में चार्ज सेम है। और कैपेसिटर की चार्ज में बोलता क्यों? चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। तो इफ़ ये चार्ज +Q है तो इस पर भी +Q होगा। अच्छा, इस प्लेट पे +Q चार्ज है तो उसके सामने वाले प्लेट पे याद करो आमने सामने की सरफेस पे इक्वल अपोजिट चार्ज होती है, यहाँ -Q होता। अच्छा, यहाँ पे +Q है तो यहाँ पे क्या होता? -Q होता। वैसे ही यहाँ पे +Q है तो यहाँ पे -Q है, यहाँ पे +Q है तो यहाँ -Q है। ठीक है, वैसे आगे बढ़ते चला जाते +Q -Q। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप गौर से देखोगे तो इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज आएगी नहीं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये जो बीच वाले कैपेसिटर हैं इस पे कोई चार्ज आएगी ही नहीं। तो आपको करना क्या चाहिए? इन कैपेसिटर को हटा लेना चाहिए। इन कैपेसिटर को क्या कर लेना चाहिए आपको? इन कैपेसिटर को जिन पे चार्ज नहीं है उनको क्या करते हैं हम लोग? हटा लेते हैं। क्यों चार्ज नहीं है ये सोचने वाली बात अभी भी रह गई, है ना, कि इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यों नहीं है। अच्छा, इस कैपेसिटर पे चार्ज क्यों नहीं है? सर ये एंड तो खुला हुआ है। आप बैटरी तो A और B के बीच में लगाते, याद करो सीक्वेंस निकालने के लिए हम लोग पहला स्टेप क्या करते थे? A और B के अक्रॉस बैटरी लगाते, ये एंड खुला हुआ है। इफ़ ये एंड खुला हुआ है तो क्या इस कैपेसिटर पे चार्ज आ सकता है? कहेंगे नहीं सर ये एंड खुला हुआ है। देखो मैं ठीक से समझाता हूँ, यहाँ रुक जाओ। पहला काम क्या करते हैं हम लोग? A और B के बीच में बैटरी लगा लेते हैं, है ना। देखो ये वाला एंड तो खुला हुआ रह गया। ये तो बताओ इस प्लेट पे कोई चार्ज आ सकती है? नहीं आ सकती है। इस प्लेट पे चार्ज ही नहीं आ सकती तो इसको हटा लेते। चलो हटा लिया, चलो हटा लिया इसको। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इस प्लेट पे -Q चार्ज है, इस प्लेट पे +Q चार्ज है। ठीक है, अब इन तीनों को, इस प्लेट, ये प्लेट, इन तीनों को मिलाकर आप देखो क्या आपको आइसोलेटेड सेगमेंट दिख रहा है? कहीं हाँ आइसोलेटेड है सर। आइसोलेटेड पे टोटल चार्ज 0 होता था, है ना। आइसोलेटेड पे टोटल चार्ज क्या होती थी? 0 होती थी। यहाँ पे क्या -Q, यहाँ पे क्या +Q, ये दोनों मिलके 0 हो गया। इस पे कितनी होगी? 0। तीनों को जोड़ के 0 होनी चाहिए। ये सरफेस पे -Q, इसके ये सरफेस पे +Q, इस पे कितनी होनी चाहिए? 0। तो अच्छा इस पे 0 हो गया तो आमने सामने पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है, उस पर भी 0। मतलब इस कैपेसिटर पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसको भी हटा दिया। ऐसे चलते जाते तो बीच वाला जो भी कैपेसिटर दिख रहा है उस पर कोई चार्ज नहीं रहती और उन सबको हम लोग हटा लेते हैं। ओके, चलिए आपके साथ सबसे अच्छी बात क्या है
कि आप पॉज करके हर एक स्टेप का अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, और पूरा साइड नोट में एक्स्ट्रा नोट्स लिखते जाइए, जो बातें आपको लगे कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ओके, उसको आप अलग से साइड नोट्स में जरूर लिखिए। चलिए, थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसको हटा लूँ, है ना। अब हमारा वो जो बीच वाला काम था, जो सिमेट्री वाला काम था, वो हो गया है। तो अब हमारे पास सेगमेंट, मतलब अब तो वो वाला क्वेश्चन हो गया, इनफाइनाइट लैडर वाला प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद देखो ध्यान से देखते हैं, एक ये एक सेगमेंट हुआ, देखो ये एक सेगमेंट हुआ, दूसरा सेगमेंट ये हुआ, तीसरा सेगमेंट ये हुआ, फिर है ना। सेगमेंट को पहचानो क्या रिपीट हो रहा है। तो पहले देखे ए से, देखो ये चारों मिलके एक सेगमेंट, ये चारों मिलके एक सेगमेंट, वही चारों सेगमेंट रिपीट हो रहा है ना। कितने तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर से आप क्या करते हैं भाई, स्टेप तो फिक्स है भाई, फिक्स है। क्या फिक्स है कि सर इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको मैं y बोल देता हूँ, ठीक है। x एंड y के अबाउट दूसरे सेगमेंट ऑनवर्ड से आप देखते तो कहते सर a एंड b का क्रॉस इफ इनफाइनाइट सेगमेंट है तो x एंड y के ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट -1 सेगमेंट होता, और इनफाइनाइट -1 क्या होता है? इनफाइनाइट ही होता है। आप कहते क्या कहते हैं, आप देखो कि सर x एंड y के बाद इनफाइनाइट सेगमेंट हैं, ए एंड बी के बाद भी इनफाइनाइट सेगमेंट हैं, तो x एंड y के बाद के सर्किट का सीक्वेलेंट ए एंड बी का सीक्वेलेंट सेम होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी नहीं है ना, दुगुना तिगुना सब सी है ना, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि सर ए एंड बी के अक्रॉस जो सीक्वेलेंट होगा वही एक्स एंड वाई के अक्रॉस आगे के सेगमेंट के लिए होगा, और इसको मैं लिख दूंगा सी, और यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक्स एंड वाई के ऑनवर्ड्स जो भी सेगमेंट है सबको हटा लेते हैं। हटा लिया भाई, हटा लो, और उनकी जगह एक रख दें, एक कैपेसिटर रख दें, उसकी कैपेसिटेंस क्या लिख देंगे? तो कहेंगे आप सी लिख देंगे सर, सी। गुड। अब आगे आप सॉल्व कर पाओगे? चेक करो, इसको पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। ट्राई कीजिए आप, फटाफट 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 फटाफट। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। चलिए, ये सी ये भी सी, ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज या पैरेलल में? कहेंगे सर इन दोनों कैपेसिटर के बीच में तो जंक्शन है नहीं, अब तो नहीं रहा, है ना। तो आप कहेंगे ये दोनों तो सर सीरीज में है। अच्छा, सीरीज में याद करो सी इक्विवेलेंट मैंने क्या लिखा था? C/N, है ना। आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो C/N यूज कर लो। तो ये कितने सी के कितने कैपेसिटर है? 2, तो C/2। तो इन दोनों को एक्स एंड वाई के अबाउट इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर लगाना हो तो आप कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे? C/2 वाला लगाएंगे। तो मैं लगा देता हूँ C/2 वाला, मैंने लगा दिया C/2 वाला, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये C/2 और ये C इक्विवेलेंट, ये देखो x एंड y का अबाउट C/2 है। CE भी किसके क्रॉस है? x एंड y। फिर से कहोगे सर ये इफ x पॉइंट है तो कनेक्टिंग वायर है, तो ये भी x ही लिख दूंगा। ये y है तो कनेक्टिंग वायर है, तो इसको भी y लिख दोगे, है ना, राइट। तो ये कैपेसिटर भी x एंड y के क्रॉस है, ये कैपेसिटर भी x एंड y के क्रॉस है, तो दोनों x एंड y के क्रॉस ही है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। अच्छा, पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता था? C1 + C2, मतलब दोनों को ऐड कर लो। मीन्स x एंड y के अबाउट इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर रखना हो, तो वो क्या होनी चाहिए? तो कहेंगे C/2 + CE होनी चाहिए, C/2 + CE। तो मैंने x एंड y के अबाउट इन दोनों को हटा देते हैं और उसके जगह पे एक कैपेसिटर रख देते हैं, और उसकी कैपेसिटेंस क्या लिख दूंगा मैं? C/2 + CE, दोनों को ऐड करके लिख दिया क्योंकि पैरेलल में थे। ये हो गया C/2 + CE। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलो, मुझे तो क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, ये C/2 + CE और ये C, ये तीनों आपस में कैसे हैं? अब बताओ, ध्यान से देखो, इस सीरीज में है या पैरेलल में? क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है कि तीनों सीरीज में है। क्यों है? कि इस कैपेसिटर एंड इस कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, इस कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, इसका मतलब है ये तीनों सीरीज में है। अच्छा, 3 आ जाते हैं तो मैं C इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे लिखता हूँ? 1/C, किसके अक्रॉस निकालने? A एंड B के अक्रॉस निकालने तीनों का, तो मैं लिख देता हूँ 1/CAB या C इक्विवेलेंट इज 1/C1। 1/C1 मीन्स 1/ इसकी कैपेसिटेंस क्या थी? C थी, सबकी C थी, तो 1/C प्लस
1 बाय इसकी कैपेसिटेंस, तो 1 बाय सी बाई टू प्लस सी ई, प्लस इसकी कैपेसिटेंस 1 बाय सी। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। अच्छा, सी ए बी को क्या लिख सकते हो, सी ई लिख सकते हो? यस, सी ए बी की जगह मैंने लिख दिया सी ई। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक ही अननोन है, क्या मुझे सी ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी? मुझे तो आ जाएगी, आपको आएगी कि नहीं आएगा आप देख लो। तो मैंने इसको सॉल्व करूँगा, आप सॉल्व करो, इसको पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और सी ई की वैल्यू निकालने का ट्राई कीजिए। और जब आप निकालने का ट्राई करेंगे तो इसका आपको आंसर आएगा सी बाई फोर रूट 5 माइनस 1, सी बाई फोर रूट 5 माइनस 1। ठीक है, अच्छा दो सॉल्यूशन आते, एक सॉल्यूशन ऐसे आता, देखो -1 प्लस रूट 5 है ना, दूसरा सॉल्यूशन आता -1 माइनस रूट 5। तो दूसरा सॉल्यूशन जो हो जाता है वो नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है, उसको डिस्कार्ड कर देते क्योंकि सी इक्विवेलेंट नेगेटिव तो आ नहीं सकती। तो ये वाला जो बीच में प्लस वाला है इसको आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे और यही हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। थोड़ा लेंदी है, मेडिकल वाले बिल्कुल छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मेंस वाले देख के रख सकते हैं, एडवांस वाले को तो ये सब करना चाहिए। एडवांस वाले तो ज़रा भी रिस्क नहीं लेते ना हम लोग एडवांस की प्रिपरेशन में, हर एक छोटी छोटी बात हम लोगों को जाननी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं सिमेट्री को बाद में सिमेट्री के लेक्चर्स रखूँगा, है ना, इसलिए सिमेट्री के लेक्चर के बाद इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे ताकि इस पर कंप्लीट ग्रिप आ जाए आपको। ओके, चलिए अब हम लोग इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम के मेरे हिसाब से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने करा दिए। इसके बेसिस पे कोई वेरिएशन भी लाया जाएगा तो आप अब इसके बाद शायद आप कर लोगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे इस इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम को एंड करेंगे। अच्छा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो चैनल को, है ना, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपके कोई फ्रेंड हो या जान पहचान वाले हो जिनको फिज़िक्स अच्छी लगती है पढ़नी या देखनी, उनके साथ भी शेयर कर लीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, पसंद नहीं आए तो भी लाइक कर दो यार। ठीक है, ओके, थैंक यू।